लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रेशमा विशेष टू मिक्स, मतलब रेशमा चाहती है, मिक्स करना चाहती है टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू, मतलब रेशमा दो प्रकार के फूड पी और क्यू को मिक्स करना चाहती है। और वो किस तरह से मिक्स करना चाहती है? इन सच अ वे दैट द विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर contains at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B। जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर में कम से कम एटलीस्ट 8 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए और 11 यूनिट विटामिन बी होना चाहिए। जो फूड पी है उसका कॉस्ट है 60 रुपए प्रति किलो और फूड क्यू है उसका कॉस्ट है 80 रुपीज पर केजी। ये जो फूड पी है, फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए। ये जो फूड पी है वो 1 किलो में 3 यूनिट विटामिन ए रखता है और 1 किलो में 5 यूनिट विटामिन बी रखता है। इसी तरह फूड क्यू है। फूड क्यू में क्या है? फूड क्यू में जो विटामिन ए की मात्रा है 4 यूनिट पर केजी है और विटामिन बी की मात्रा है 2 यूनिट पर केजी। तो हमको डिटरमाइन करना है मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। तो रेशमा ने जो मिक्सचर बनाया है उसका मिनिमम कॉस्ट हमको पता करना है। तो चलिए इस पूरे प्रश्न को मैं एक छोटे से टेबल में आपको ला के दिखाता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो प्रकार का विटामिन है, विटामिन ए और बी। जो फूड पी है उस फूड पी में विटामिन ए की मात्रा 3 यूनिट है और विटामिन बी की मात्रा 5 यूनिट है और ये फूड पी का जो कॉस्ट है वो पर केजी 60 रुपीज है। इसी तरह जो फूड क्यू है उसमें विटामिन ए की मात्रा 4 यूनिट है और विटामिन बी की मात्रा 2 यूनिट पर केजी है और फूड क्यू का जो कॉस्ट है वो 80 रुपीज पर केजी है। जो विटामिन ए है वो फूड पी और क्यू दोनों मिला के कम से कम 8 यूनिट होना चाहिए। इसी तरह जो विटामिन बी है उसकी मात्रा फूड पी और फूड क्यू दोनों मिला के एटलीस्ट 11 केजी होना चाहिए। तो मान लीजिए कि जो मिक्सचर रेशमा ने बनाया है उस मिक्सचर में x केजी फूड पी है और y केजी फूड क्यू है। जो मिक्सचर रेशमा ने बनाया है उसमें फूड पी की मात्रा x किलो है और फूड क्यू की मात्रा y किलो है। यहां पर मैं लिख देता हूं फूड पी की मात्रा x केजी है और फूड क्यू की मात्रा y केजी है। हमको मिनिमाइज किसको करना है? हमको मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, मिनिमाइज करना है हमको कॉस्ट को, मतलब z। मिनिमाइज z इज इक्वल टू, यहां पर कॉस्ट 60 है तो 60 लिखेंगे और फूड पी के लिए x लिखेंगे प्लस यहां पर कॉस्ट 80 रुपीज है, ये फूड क्यू के लिए है तो इसके साथ y आएगा। तो ये हमारा हुआ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बनाएंगे, सब्जेक्ट टू। तो सब्जेक्ट टू कैसे बनाएंगे आप देखेंगे। यहां पर फूड पी में 3 है, 3 यूनिट है तो 3x, फूड क्यू में 4 यूनिट है तो 4y, तो दोनों मिला के हो जाएगा 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। ये 8 यूनिट होना चाहिए कम से कम। जो विटामिन ए की मात्रा है फूड पी और क्यू दोनों मिला के कम से कम
8 यूनिट होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है, 8 से ज्यादा हो सकता है और 8 के बराबर हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स बना। इसी तरह विटामिन डी की बात करें तो फूड पी में 5 है तो 5x, प्लस फूड क्यू में 2 यूनिट है तो 2y, और ये कम से कम 11 होना चाहिए, 11 के बराबर होना चाहिए, और 11 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ज्यादा हो सकता है 11 से, या 11 के बराबर हो सकता है, एटलीस्ट कम नहीं होना चाहिए। ये नंबर 2 है। जो फूड पी की मात्रा x है और फूड क्यू की मात्रा y kg है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये हुआ हमारा सब्जेक्ट टू थर्ड। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, हमको सब्जेक्ट टू पता होने के बाद सबसे पहले जो इक्वेशन नंबर 1 है, इनइक्वालिटीज है, उसको हम यहां पर लिखते हैं। तो 3x प्लस 2y, सॉरी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 लिखते हैं। यहां पर ग्रेटर देन को छोड़ देते हैं, इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं, इक्वेशन के रूप में। अब इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। ये मैंने बनाया टेबल। इस टेबल में x और y का मान निकालते हैं। यदि x को मैं 0 रखता हूं तो मुझको 4y इक्वल टू 8 मिलेगा, मतलब y का मान होगा 4 दूनी 8, 2 आएगा। यदि मैं y को 0 रखता हूं यहां पर तो 3x इक्वल टू 8 आएगा, 3x इक्वल टू 8 आएगा, और x इक्वल टू 8/3 आएगा। यहां पर आएगा 8/3। 8/3 का मतलब होता है 3 दूनी 6 बचा 2, तो 3 6 18, यानी कि 2.6 के आसपास आता है। अब जो दूसरा सब्जेक्ट 2 है उसको मैं लिख लेता हूं, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। इसको भी इक्वेशन के रूप में लिखता हूं। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हम x और y का मान देखते हैं क्या आता है। यदि मैं x को 0 रखता हूं तो यहां पर y का मान आएगा 2y इक्वल टू 11, मतलब y इक्वल टू 11/2 आएगा, और 11/2 का मतलब होता है 5.5। यदि मैं y का मान 0 रखता हूं यहां पर तो 2 इंटू 0, मतलब ये 0 हो जाएगा, तो 5x बराबर 11 आएगा, तो x इक्वल टू 11/5 आएगा, 11/5 आएगा। और 11/5 का मतलब होता है 5 दूनी 10, है ना, और 2.2 आएगा। ये हमारा टेबल बना। अब इन दोनों टेबलों की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, मैं यहां पर ग्राफ बना देता हूं। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ये ओरिजिन है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जो दोनों टेबल है, ये दोनों टेबल में x का जो अधिकतम मान है वो है 2.6 है। तो 2.6 है तो यहां पर हम ले लेते हैं 1 2 3 तक ले लेते हैं, 1 2 3 तक। इसी तरह दोनों टेबल में हम y का मान देखते हैं। तो जो दोनों टेबल है उसमें y का मान देखते हैं। यहां पर अधिकतम मान देखते हैं y का 5.5 है, तो 6 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6,
ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। अब इन बिंदुओं को प्लॉट करते हैं ग्राफ में। एक्स अक्ष में 0 और वाई अक्ष में 2 देखना है। तो वाई अक्ष में 2, यही है 0 और 2। अब दूसरा बिंदु है एक्स एक्सिस में 2.6 और वाई में 0। तो वाई में 0 देखने की जरूरत नहीं है, एक्स एक्सिस में 2.6 देखिए। तो 2.6 मतलब 2 और 3 के आसपास होगा वो, ये 2.6 है। तो ये जो पॉइंट है वो है 2.6 और 0, 2.6 और 0, 2.6 और 0। अब ये दोनों बिंदुओं को हम यहां पर मिला देते हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों बिंदुओं को मिला दिया। आगे भी बढ़ा लीजिए अपनी सुविधा अनुसार, ऐसे आगे बढ़ा लीजिए। और इस लाइन का नाम लिखते हैं हम लोग। ये टेबल था हमारा, और ये टेबल किसके लिए बना है? 3x + 4y = 8 के लिए। तो ये हो जाएगा 3x + 4y = 8। अब हम आते हैं दूसरे टेबल पर। x में 0 और y में 5.5। तो y में 5.5 मतलब ये है 5 और 6 के बीच में। तो ये पॉइंट है 0 और 5.5। दूसरा जो पॉइंट है वो है 2.2 और 0। 2.2 मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा। तो ये मान लीजिए कि ये 2.2 है ना। तो 2.2 और 0 होगा वो। तो ये हो जाएगा 2.2, 2.2 और 0। अब ये दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। तो ये मैंने दोनों पॉइंट को मिला दिया। आप आगे भी बढ़ा सकते हैं इस तरह से, ये आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, वो जो लाइन किसके लिए बना हुआ है? वो 5x + 2y = 11 वाली लाइन है। तो यहां पर लिख लीजिए 5x + 2y = 11। ठीक है। अब हम जो बिंदु हमको प्राप्त हुए हैं उनका नाम भी दे देते हैं। तो चलिए मैं नाम दे देता हूं। इस बिंदु का नाम A दे देते हैं, और इसका नाम हम B देते हैं, और इसका नाम हम यहाँ पर C दे देते हैं, और इसका नाम यहाँ पर हम D दे देते हैं। अब आगे का जो काम है वो हमको करना ये है कि जो पहला सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स है 3x + 4y ≥ 8। 3x + 4y ≥ 8। ये हमारा पहला सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स है। इसमें x और y का मान 0 रख करके देखते हैं। x और y दोनों को 0 रखते हैं। तो हो जाएगा 3 0 + 4 0 ≥ 8। मतलब ये हो जाएगा 0 ≥ 8। तो यहां पर हमको गलत रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, ये फॉल्स है। तो जब भी फॉल्स आता है तो आपको पता है कि जो शेडेड एरिया है वो मूल बिंदु की ओर ना हो करके उस लाइन के ऊपर की ओर होता है। तो 3x + 4y = 8 वाली लाइन के ऊपर होगा वो एरिया। तो आप देखिए ध्यान से 3x + 4y = 8। ये लाइन है, ये लाइन है। तो रिजल्ट हमको फॉल्स मिला है। तो इस लाइन के ऊपर पूरा हमको शेडेड करना है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है 3x + 4y = 8,
इस लाइन के ऊपर पूरा हमको शेडेड करना है। अब जो दूसरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है वो क्या है? जो दूसरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है वो है 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11। इसमें भी हम x की जगह 0 रखते हैं और y की जगह 0 रखते हैं। मतलब मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 0 कोऑर्डिनेट होता है उसको यहाँ रखना है। तो 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11, तो ये भी एक फॉल्स रिजल्ट है, ये भी फॉल्स रिजल्ट है। तो जब कभी भी फॉल्स रिजल्ट आता है तो मूल बिंदु से दूर हमको शेडेड एरिया बनाना रहता है। तो 5x प्लस 2y इक्वल टू 11 ये है, ये लाइन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। इसके ऊपर की ओर शेडेड करना है। तो कॉमन एरिया कौन सा होगा? ये पूरा कॉमन एरिया होगा। मैं थोड़ा सा आपको अलग अलग कलर में शेडेड करके दिखाता हूं, छायांकित करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 8, इसके लिए रिजल्ट फॉल्स आया था। तो ये पूरा ऊपर का एरिया शेडेड होगा, ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा ऊपर का एरिया शेडेड होगा ऐसे, ये मूल बिंदु से दूर। इसी तरह ये जो 5x प्लस 2y इक्वल टू 11, इसके लिए भी रिजल्ट फॉल्स आया था। तो शेडेड एरिया इसके ऊपर होगा। तो 5x प्लस 2y इक्वल टू 11 इस लाइन के ऊपर शेडेड होगा पूरा, ऐसे, ये ऐसे शेडेड होगा। आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऐसे। तो ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर दोनों कलर एक साथ है? तो देखिए वो एरिया कौन सा है? ये एरिया है, ये एरिया है पूरा। प्रथम चतुर्थांश में बात चल रही है क्योंकि यहां पर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखा है। मतलब हमको ये प्रथम चतुर्थांश में ही देखना है, एक्स वाई प्लेन में देखना है। तो दोनों कलर कहां कहां दिखाई देता है? देखिए ये बिंदु C से मैं चालू करता हूं, तो ये C के ऊपर, ठीक है। फिर ये इधर मुड़ जाते हैं हम लोग यहां तक। तो C के ऊपर जो कलर दिखाई दे रहा है, जो शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है, उसमें दो कलर है, मतलब कॉमन एरिया है। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं यहाँ पर कहाँ पहुंचते हैं बिंदु, यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती है, यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती है। इसका नाम मैं ई दे देता हूं, इसका नाम हम ई रख लेते हैं। तो ये बिंदु ई के ऊपर दोनों कलर मौजूद है और ई से जब हम नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर पहुंचते हैं बी में। तो ये बी के ऊपर भी दोनों कलर मौजूद है। तो जहां पर दोनों कलर मौजूद हो वही हमारा कॉमन एरिया है, वही हमारा फिजिबल रीजन है। तो ये पूरा फिजिबल रीजन है। तो इस रीजन में 3 कॉर्नर पॉइंट है, एक सी है, एक बी है, एक ई है और एक बी है। यहां पर सी और जिसका कि निर्देशांक है 0,5.5 और सी के बाद यदि हम नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर ई है, इसका कोऑर्डिनेट है ई का, निकालना पड़ेगा, अभी पता नहीं है। और ई से फिर नीचे उतरते हैं तो बी में पहुंचते हैं, तो बी का कोऑर्डिनेट हमको पता है। बी का कोऑर्डिनेट है 2.6 और 0। अब
यहाँ पर जो बिंदु ई है इसका कोऑर्डिनेट पता नहीं है, तो इस बिंदु पर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो दोनों रेखाओं का, दोनों लाइंस का इक्वेशन हमको पता है। इस इक्वेशन को यदि हम सॉल्व कर देंगे तो हमको प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम दोनों को सॉल्व करते हैं। यहां पर जो हमारा पहला इक्वेशन है वो है 5x + 2y = 11। 5x + 2y = 11। और जो दूसरा इक्वेशन है 3x + 4y = 8। 3x + 4y = 8। इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो हम यहाँ पर 4 का गुणा कर देते हैं और यहाँ पर 2 का। y का जो गुणांक 4 है उसका समीकरण 1 में गुणा, और y का गुणांक कोफिशिएंट 2 है उसका इक्वेशन नंबर 2 में। तो 4 × 5 = 20x + 4 × 2 = 8y = 4 × 11 = 44, 2 × 3 = 6x + 2 × 4 = 8y = 2 × 8 = 16। अब यहाँ पर चिन्ह बदल लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हुआ। तो 20 में 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 14, 14x = यहाँ पर 14 में 6 गया तो 8 और 3 में 1 गया तो 28 आएगा। तो x = हमको 2 प्राप्त हुआ। 14 दूनी 28। x का मान 2 यहाँ पर रखते हैं हम लोग समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है 5x मतलब 2 + 2y = 11। तो हो जाएगा 2y = ये हो जाएगा 11 और ये 5 दूनी 10, तो 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 11 में 10 माइनस होगा तो 1 आएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर आई 1/2। तो हमको जो पॉइंट प्राप्त हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो प्राप्त हुआ 2 और 1/2। x का मान यहाँ पर 2 है और y का मान 1/2 है। तो ये जो बिंदु E है उसी का निर्देशांक है। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। 2 और 1/2, ये 2 और 1/2, ये ठीक है। तो हमको 3 कॉर्नर पॉइंट मिला, C, यहाँ पर E और यहाँ पर B। इन तीनों कॉर्नर पॉइंट के ऊपर में ही हमारा फिजिबल रीजन है। ठीक है। तो चलिए अब लास्ट में हमारा एक ही काम बचता है, जो हमको z को मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को। तो z = हमको मालूम है z = क्या है, यहां पर 60x + 80y। 60x + 80y। हमारा जो पहला कॉर्नर पॉइंट है वो है C। C मतलब 0 और 5.5। C मतलब 0 और 5.5। 5.5 मतलब यहाँ पर 11/2 लिख लेता हूं मैं, ये 11/2। तो यहाँ पर z का मान निकालते हैं, तो 60 × x का मान यहाँ पर 0 है प्लस 80 × यहाँ पर y का मान 11/2 है। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 11 और 40 का गुना, 11 चौक 44, यानी कि 440 प्राप्त हुआ। 440। अब जो दूसरा जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है C के नीचे आइए, आप देखिए यहाँ पर ये है और C के नीचे आएंगे तो हमको ये मिला, ये E है, 2 और 1/2। 8E 2
1/2। तो z इज इक्वल टू 60 इंटू x का मान यहां पर 2 है, प्लस 80 इंटू y, 80y, y का मान यहां पर 1/2 है। इसको हल करते हैं तो ये होगा 60 दूनी 120 और प्लस 2 चौका 8 यानी 40। तो जेड का मान यहाँ पे हमको मिला 160। ठीक है। अब ई के नीचे एक और कॉर्नर पॉइंट है, ई के नीचे यहाँ पर बी है, ये देखिए बी है। इस बी का जो निर्देशांक है वो है 2.6 और 0। ठीक है ना, 2.6 और 0। तो जो पॉइंट है वो है यहां पर बी 2.60 एट बी 2.6 और 0। 2.6 मतलब यहां पर 2.6 का मतलब 8/3 है। तो यहां पर मैं 8/3 लिख लेता हूं ताकि गुणा भाग सरल पड़े। तो जेड का मान निकालते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 60 इंटू एक्स का मान यहाँ पर 8/3 है और प्लस 80 इंटू वाई, वाई का मान यहाँ पर 0 है, ये हो गया 0। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 8 दूनी 16, 160 प्राप्त हुआ जेड का मान। तो जेड को हमको मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, तो यहाँ पर जेड का 3 मान प्राप्त हुआ है, 440, 160 और 160। तो न्यूनतम मान हमको देखना है, सबसे छोटा मान। तो सबसे छोटा मान यहाँ पर 160 है जो कि 2 जगह है। ये जो 160 है वो 0.2, 1/2 पर है, और ये जो 160 है वो 8/3 और 0 पर है। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो होगा जो जेड मिनिमाइज जेड इक्वल टू 1/60 आएगा, है ना। कौन कौन से पॉइंट पर? 8/3, 0। यहाँ पर हमको 160 प्राप्त हुआ और 2 और 1/2 पॉइंट पर भी 160 प्राप्त हुआ, एंड 2, 1/2। तो यही हमारा आंसर है।